सो दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ सो नेशनलिज्म इन इंडिया। भाई देखो यहाँ तक आते आते ना बच्चे एग्जॉस्ट कर जाते हैं, वो सोचते हैं यार पूरा चैप्टर पढ़ लिया अब क्या ही पढ़ा है, छोड़ो इस वाले पार्ट को। बट देखो मैंने एक बहुत डिफरेंस ऑब्जर्व किया है, क्योंकि सीबीएसई में 85 तक मार्क्स लाना इज़ क्वाइट ईजी। अगर आप एवरेज देखोगे अपनी क्लास में भी निकाल के देख लेना, अपने सीनियर्स का निकाल के देख लेना, देन यू विल सी दैट कि जो मार्क्स आ रहे हैं ना बच्चों के वो 85 तक नॉर्मल आ रहे हैं। एवरेज जो होता है वो 80 to 85 होता है। बट जब मैंने डिफरेंस देखा कि ये बच्चों के 85 आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं, और 90 बहुत कम बच्चों के आ रहे हैं, 95 तो और ही कम बच्चों हैं, क्या डिफरेंस है? MCQs, ऐसी चीज़ें जो फैक्चुअल हैं। देखो एक क्वेश्चन है, तुम्हारी राइटिंग बहुत साफ है, तुम्हें लिखने का आर्ट है, तुमने कीवर्ड्स को पकड़ा, तुमने उसको एक्सप्लेन कर दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे। बट MCQ यहाँ तो आता है यहाँ जाता है। अब बोर्ड एग्जाम ऐसा तो नहीं है कि तुम जाके किसी बच्चे से पूछ लो ए भाई दूसरे का है बता दियो, तो ऐसा नहीं होता ना। वहाँ का सेटअप थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अगर गलती से आप वहाँ पे गए और आपका पहला पेपर ही सोशल साइंस का हो तो शायद आप उसके हैबिचुअल भी ना हो, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड यू आर गोइंग टू फेस द बोर्ड एग्जाम्स। तो आपको एक चीज़ कंफर्म करके चलना है कि शुरू से लेकर एंड तक आपको इक्वल एनर्जी से पढ़ना है। चैप्टर्स को आप पार्ट में डिवाइड कर दो, उसके बाद में हर चीज़ को पढ़ो। ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, एक होने की फीलिंग, तो वहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ कि इस वाले टॉपिक में समझने लायक कुछ नहीं है। अगर किसी ने नेशनलिज्म इन यूरोप का लास्ट वाला पार्ट पढ़ा है तो वो इस वाले पार्ट को बहुत ईजिली कर लेगा। बट मैन थिंग इज दैट कि इसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत हैं, इसमें बुक का नाम दिया हुआ है, इसमें ऑथर का नाम दिया हुआ है। इसमें आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको इसमें 2 या 3 दिन सेपरेटली देने पड़ेंगे। 2 या 3 दिन का मतलब पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ तो एक दिन में लोगे, बट उसमें जो फैक्चुअल दिए हुए हैं, जो बुक्स के नाम दिए हुए हैं, जो ऑथर के नाम दिए, जो पेंटिंग के नाम दिए, जो पेंटर के नाम दिए, उसको पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। तो पहले तो थोड़ा सा हम मुस्लिम लीग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले चैप्टर में मैंने उसको छोड़ दिया था। बट उससे भी पहले मैं एक बार रिकैप करा दूँ। आपके चैप्टर की शुरुआत होगी यूरोप से कंपैरिजन करके कि यूरोप में तो नेशनल स्टेट का उदय हुआ था, हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई की। जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई तो हम एक हो गए, क्योंकि सबका दुख एक था, हम सबका दे दुश्मन ब्रिटिशर्स थे। उसके बाद में हम सीधे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे पहुंच जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टैक्स बढ़ा दिए, हमारे देश से फौजी लेके गए, तो हमको लगा कि हमको कुछ फ़ायदा मिलेगा, बट हमको फ़ायदा मिला नहीं। रूल एक्ट आ गया, गांधी जी बोले हम रूल एक्ट सत्याग्रह करेंगे, जलियांवाला बाग हो गया जनरल डायर की वजह से। जब जनरल डायर की वजह से जलियांवाला बाग हो तो गांधी जी ने रूल एक्ट वापस ले लिया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो तो टर्की के खलीफा को हटाने की बात थी, तो इंडियन मुस्लिम बोले कि हम खिलाफत मूवमेंट करेंगे, गांधी जी बोले ओके ओके ओके। 2 अधिवेशन हुए 1920 में, कलकत्ता और नागपुर। मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि कांग्रेस ने अभी इसको मंजूरी दे दी कि चलो नॉन कॉपरेशन शुरू करते हैं। नॉन कॉपरेशन का मीनिंग क्या था कि हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, आपको जो करना है करो। नॉन कॉपरेशन में हमने प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में पढ़ा, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, हमने किसानों के बारे में पढ़ा। फिर सीधे चोरा चोरी कांड हो गया। चोरा चोरी कांड के बाद में स्वराज पार्टी बनी। आधे कांग्रेसी बोले हम चुनाव लड़ेंगे, आधे बोले कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्वराजियों ने क्या किया उसके बारे में पढ़ा। फिर हम साइमन कमीशन पे पहुंचे। जैसे सिमोन भाई आए तो वो साइमन को बैक के नारे लगने लग गए। जब नारे लगे तो फिर नेहरू जी बोले कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। फिर गांधी जी बोले कि हम क्या करेंगे, सॉल्ट मार्च करेंगे, सॉल्ट सत्याग्रह। उससे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब पीक पे था तो एरविन जिनके बाल नहीं थे, ध्यान करो, आदिवासी एयर ऑयल, उनके साथ में उन्होंने समझौता कर लिया। समझौता होने के बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और कॉन्फ्रेंस से आगे बोले कि मुझे तो कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं आई, तो हम दोबारा से धरना करेंगे। अंग्रेजों ने उठा के गांधी जी को जेल में धर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ। फिर उसमें हमने डिफरेंट क्लास के बारे में पढ़ा कि जो आपके घनश्याम दास बिरला थे, जो आपके कॉर्पोरेट्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उनकी क्या सोच थी। बड़े फार्मर जिनमें हमने जाटों के बारे में पढ़ा था, पाटीदार्स के बारे में पढ़ा था, उनकी क्या सोच थी। छोटे किसानों की क्या सोच थी, वर्कर्स की क्या सोच थी, तो इसके बारे में हमने रीड किया था। उसके बाद में आप मुस्लिम लीग के बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन ऑन Edu5GS विद निखिल राजकुमार रावत। वेलकम बैक बालको। चलो शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले टूवर्ड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, यहाँ से हम रीड कर चुके थे। अब टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के लास्ट में बस एक टॉपिक रह गया है, वो है मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग को करके हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो सबसे पहले इस इंडिया के मैप को समझने का ट्राई करो। जितने भी येलो वाले पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में है। ये जो जितना भी पार्ट आपको लग रहा है वो सारा का सारा क्या है, ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट है वो इस एरिया में बनने वाली है। मतलब इस एरिया में क्या, जो पाकिस्तान बनेगा। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये वाली, ये पूरी लाइन ये दिखा रही है कि यहाँ से क्या बना है, पाकिस्तान बना है। ठीक है, तो ये वैसे तो हमारा इतना एरिया, बट इतना एरिया भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, अब एक हंसी की बात यह है कि अंग्रेजों ने बोला था कि जहाँ पे मुस्लिम लीग को सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे पाकिस्तान बनाएगा, बट इस एरिया में कभी भी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं बनी। इवन 1946 या 1945 में भी यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनी थी, क्योंकि मुस्लिम लीग को जो सपोर्ट आ रहा था वो यहाँ से आ रहा था। इस रीजन को जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बांग्लादेश और आपका अलीगढ़ और अवध रीजन, जो आज की डेट में लखनऊ है।
तो मुस्लिम लीग जो है उसका सपोर्ट कांग्रेस को केवल खिलाफत मूवमेंट में मिलेगा। उसके बाद मुस्लिम लीग ना तो कभी सपोर्ट करेगी, ना ही उससे पहले कभी सपोर्ट करेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग को बनाने में अंग्रेज़ों का पूरा हाथ है। 1905 और 6 में मुस्लिम लीग को बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग को बनाने का जो प्लेस है दैट्स कॉल्ड ढाका, आज की जो बांग्लादेश की राजधानी वहाँ पर ढाका में मुस्लिम लीग बनाई जाएगी। ढाका बनाने के पीछे एक पूरा का पूरा जो मोटिव है वो है केवल और केवल कांग्रेस को काउंटर करना। जो भी कांग्रेस की पॉलिसी होगी मुस्लिम लीग उसके अगेंस्ट जाएगी। तो कभी भी मुस्लिम लीग के ऊपर क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना है कि खिलाफत मूवमेंट के अलावा कभी भी मुस्लिम लीग ने क्या नहीं किया, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया। क्योंकि इसका जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि अंग्रेज भी ये चीज़ मान के चल रहे थे कि हमको एक ऐसी पावर चाहिए जो क्या कर सके, कांग्रेस को काउंटर कर सके। और ये जो पॉलिसी है वो कुछ न्यू पॉलिसी नहीं है बेटा, ये बिल्कुल ओल्ड पॉलिसी है कि अगर आपको किसी को काउंटर करना है तो उसका एक काउंटर पावर आप बना दो। तो ये सबसे पहले तो ये है मोहम्मद अली जिन्ना की किताब जिन्ना ऑन पाकिस्तान, जिन्ना ऑन पाकिस्तान। अगर आप चाहें तो इस बुक को रीड करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी कि ऐसे पर्सन ने एक ऐसा देश बना दिया जो धर्म के नाम पे बना था, है ना, जो मतलब एक मजहब के नाम पे बना था। धर्म और मजहब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जो ये किताब लिखी गई ना द जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि इसमें एक बात लिखी हुई है, थोड़ा मैं बता दूं कि एक बार मोहम्मद अली जिन्ना एक मॉस्क में गए थे तो गांधी जी से इष्ट उनके बेटा जूते उतार दो, यहाँ पे ना घुसने के लिए जूते उतारने पड़ते हैं। तो उनको तो इतना भी नहीं पता था कि मस्जिद में जूते उतार के जाते हैं। और सोचो वो आदमी फ्यूचर में जाके एक पूरे ऐसे देश को बनाने वाला है जो आज धर्म की बात करता है। तो ये तो मोहम्मद अली जिन्ना प्रपोज द रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम्स एंड रिप्रेजेंटेशन इन बंगाल एंड पंजाब। अब देखो इन्होंने दो डिमांड रखी। अब तुम बोलोगे सर इसमें बुरी बात क्या है, क्योंकि रिजर्वेशन तो और भी लोगों के लिए मांगा जा रहा है। बट मोहम्मद अली जिन्ना की जो डिमांड थी वो थोड़ी अलग डिमांड थी। इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि लेट्स अज्यूम ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहाँ है मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा। दिस इज़ हेयर, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और जो सिंध वाला पार्ट है यहाँ पे मुस्लिम्स का नंबर ज़्यादा है क्योंकि सबसे पहले जो इन्वेजन हुए थे अरब के और टर्किस के वो इसी एरिया में हुए थे। तो ये अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में अगर मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, 1 सेकेंड, अगर मुस्लिम पॉपुलेशन 50% है, लेट्स अज्यूम कितनी परसेंट है, 50% मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ की 50% सीट किसके लिए रिजर्व करनी पड़ेंगी, मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। अब खुद सोचो कि इस एरिया में मुस्लिम जो हैं वो क्या है, मेजॉरिटी में, फिर भी इनके लिए क्या कर दी गई, सीट रिजर्व कर दी गई। कांग्रेस बोली ओके चलो सोचते हैं इस बारे में। फिर ये बोले कि जैसे ये यूपी है जिसको हम पहले यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, है ना, यूनाइटेड प्रोविंस, इसमें अवध का एरिया आता था, इलाहाबाद आता था। अब यहाँ पे अगर मुस्लिम 17% है, ये हाइपोथेटिकल नंबर है, तो मोहम्मद अली जिन्ना बोले यहाँ पे आपको 33% करना पड़ेगा। यानी मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे थे। वो कैसे कर रहे थे इसको समझो कि जैसे जो यूपी है, यूपी में अगर इनका नंबर्स कम है मुस्लिम्स का तो आपको ज़्यादा सीट देनी पड़ेंगी, और जहाँ पे मुस्लिम्स का नंबर ज़्यादा है वहाँ पे आपको उनको इतनी सीट देनी पड़ेगी जितना इनका नंबर है। यानी इस एरिया में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है यहाँ पे कभी भी हिंदुओं को कोई राइट मिलने वाले थे ही नहीं। एक सही रूल क्या होता, जैसे यूपी में मुस्लिम कम थे तो उनको ज़्यादा सीट दी गई, उसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हिंदुओं को ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस पर तैयार नहीं थे। तो दिस काइंड ऑफ बिग स्लैश डिमांड गिवन बाय द मोहम्मद अली जिन्ना। तो दिस इज़ अ थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे जो दिक्कत चल रही है वो ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो डिमांड है वो डिमांड समझ में आने वाली नहीं थी। तो विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द सेपरेट इलेक्टोरेट, और यहाँ पे जो इलेक्टोरेट है वो भी सेपरेट है, यानी केवल मुस्लिम कैंडिडेट्स को मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। अगर किसी भी सीट को रिजर्व कर दिया तो वहाँ पे हिंदुओं के वोटिंग राइट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि वी वांट अ सेपरेट इलेक्टोरेट, और सेपरेट इलेक्टोरेट में आपको पता ही है कि मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट देंगे। तो मुस्लिम लीग साउट द पॉलिटिकल सेफ गार्ड। अब देखो उसने सेफ गार्ड लिखा है, सेफ गार्ड था ही नहीं, दिस इज द इनलीगल डिमांड। अगर आप इनको और डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा। अब आगे वो पड़ेगा हिंदू महासभा अपोज्ड कॉम्प्रोमाइज, यानी हिंदू महासभा ने क्या किया, अपोज किया। देखो हिंदू महासभा का सीन क्या है, हिंदू महासभा 1915 और 16 में बनाए टू काउंटर मुस्लिम लीग नैरेटिव। अब आप खुद सोचो कि इसको बनने में 10 साल लग गए, क्योंकि 1905 में क्या है, 1906 में क्या है, मुस्लिम लीग बन चुकी है। तो मुस्लिम लीग जो है वो ये बोले कि वी आर द ओनली पार्टी इन इंडिया जो मुस्लिम्स को सपोर्ट करती है, मुस्लिम्स की हित की बात करती है। और वो कांग्रेस पे हमेशा एक एलिगेशन लगाती है कि यू आर द पार्टी ऑफ हिंदूज। अब कांग्रेस कभी इस चीज़ को खुल के नहीं बोलेगी, वो व्हाट इज द रॉन्ग विद दैट का, अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं तो कांग्रेस ने हमेशा इस चीज़ को डिनाइड किया कि वी आर ऑल इंडिया पार्टी। तो यानी
आज़ादी के आंदोलन में 70 साल तक ऐसी कोई पार्टी थी नहीं जो हिंदुओं की बात कर सके। तो 1905 में हिंदू महासभा बनेगी और इसमें कोई ऐसे छोटे मोटे लीडर नहीं थे, बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे मदन मोहन मालवीय हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत की थी। तो ये तो टॉपिक ही ऐसा है कि जहाँ पे हिंदू कम नंबर में वहाँ पे इनको राइट्स नहीं मिलने वाले और जहाँ पे मुस्लिम कम नंबर में वहाँ पे इनको राइट्स मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से हिंदू महासभा ने इस पॉइंट को अपोज कर दिया। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में क्या हो गया, फेल कर गया। मुस्लिम फियर डोमिनेटेड बाय द हिंदू मेजॉरिटी एंड लार्ज सेक्शन स्टे अवे फ्रॉम द मूवमेंट। यानी मुसलमानों को क्या लगा कि जो हिंदू मेजॉरिटी है वो हमको डोमिनेट कर लेगी, उन्होंने साथ में आने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब देखो एक चीज़ समझने का ट्राई करना, जब खिलाफत मूवमेंट था तो खिलाफत मूवमेंट में क्या किया था, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था कांग्रेस का। क्यों? उनके इंटरेस्ट बहुत क्लियर थे कि यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि वो ज़्यादातर मुसलमानों को अपनी साइड खींचने में क्या रहे, फेल है। इसके अलावा जो प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस में, दैट्स कॉल्ड द अब्दुल कलाम आज़ाद, उनका भी एक बहुत बड़ा फेलियर मुझको लगता है, क्योंकि वो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर थे। अगर वो चाहते और हार्ड वर्क करते तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी क्या है, कांग्रेस के पक्ष में आ जाती। क्योंकि आज की डेट में आपको पता है ना, इंडोनेशिया के बाद में सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में, और इसमें से बहुत बड़ा पोर्शन क्या है, इंडिया के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। जब ऐसी कंडीशन हम आज़ादी के बाद बना सकते तो क्या हम आज़ादी से पहले नहीं बना सकते थे? तो दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ कांग्रेस। तो मुस्लिम लीग ने क्या है, एंड ऑफ द डे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। समझ में आया तो ठीक, बना रट्टा मारो आगे बढ़ो। तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि इस मूवमेंट में क्या चल रहा था, किस किसने सपोर्ट किया, किस किसने सपोर्ट नहीं किया। एक लाइन में अगर मैं बताऊं, किसानों ने सपोर्ट किया, बाद में खींच लिया, क्योंकि कांग्रेस कभी अमीर किसान और गरीब किसानों में डिफरेंट नहीं कर पाई। तो द फ्रीडम स्ट्रगल यूनाइटेड बट द सोशल इनइक्वालिटीज एंड कम्युनल टेंशन लिमिटेड द कंप्लीट यूनिटी। देखो जो लास्ट में मैं जो लाइन लिखता हूँ ना, ये लाइन बहुत अच्छी है। अगर आप इस लाइन को चेप के आते हो ना पेपर में, यू विल गेट अ गुड मार्क्स, दिस इज माई गारंटी। क्योंकि हर क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। जब मैं आपको सिखाऊंगा तो सबसे पहले इंट्रो होता है, फिर बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होती है। मैं बोलूँगा कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो घर से रट के जाओ, बाद बाकी का अपने हिसाब से बना के आओ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब हम जाते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या है, इसको समझने का ट्राई करो। सेंस क्या मतलब क्या है? सेंस का मतलब होता है एक तरीके की फीलिंग कि जिसको मैं फील कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक बोतल उठाई, बोतल गर्म है, तो आई कैन से दैट कि मैंने सेंस किया कि ये गर्म है। दूसरा, ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक साथा, और बिलोंगिंग का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए। एक ऐसा सेंस जहाँ पे आपको पता पड़ेगा कि ये सारे पर्सन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं कभी क्रिकेट नहीं देखता, मैंने कभी क्रिकेट को बचपन से फॉलो भी नहीं किया, पर जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मुझे इंटरेस्ट होता है। कभी भी इंडिया वर्ल्ड कप में फाइट करती है तो मुझे इसमें इंटरेस्ट होता है कि हाँ, कि मुझे इसमें क्या करना है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी कंट्री से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्या हुआ था कि 2-3 दिन का मतलब टेस्ट मैच इंडियन आर्मी ने खेला था कि चलो चेक करते हैं हमारे हथियार सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अपने पड़ोसी मुल्क की एकदम हालत ख़राब कर दी थी, मतलब वहाँ दिवाली मना दी थी इन द मंथ ऑफ जून, इफ आई एम राइट। तो वहाँ पे भी पूरी कंट्री एक साथ खड़ी हुई थी। इंडियन आर्मी की बात आती है, इंडियन नेवी की बात आती है, कोई भी कंट्री से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है तो हम क्या होते हैं, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस होती है हमारे अंदर। क्या होती है, हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं कि ये चीज़ हमसे जुड़ी हुई है। तो दिस इज द कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। अब कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को लाने में क्या क्या चीज़, जैसे गाना, अभी एक मूवी आई थी केसरी, तो उसमें गाना था तेरी मिट्टी, पूरा इंडिया सुन रहा था। जो सिंगर थे वो काफ़ी फेमस थे और वो और ज़्यादा फेमस हो गए। किसी भी फंक्शन में तेरी मिट्टी गाई जा रही है, सब के सब झूम रहे हैं। सॉन्ग हो सकता है, सिम्बल्स हो सकते हैं, जैसे हमारा एम्बलम हो गया, अशोक चक्र हो गया। तो नेशनलिज्म क्या होता है, पीपल फील यूनाइटेड। यहाँ पे क्या है, लोग आपस में जुड़े हुए हैं। क्या है, लोग आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड यूनिटी क्रिएट थ्रू द। अब आपको एक चीज़ समझना है, जैसे इंडिया में रिलीजन्स की मैं अगर बात करूँ तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, केवल एक ऐसी कंट्री, यहाँ पे 4 रिलीजन पैदा हुए हैं। सनातन धर्म हो गया, फिर बुद्धिज्म आया, फिर जैनिज्म आया, बुद्धिज्म और जैनिज्म साथ साथ आए थे, फिर सिखिज्म आया। इसके अलावा 4 रिलीजन तो हमने बनाए। उसके अलावा आपको इस्लाम मिल जाएगा, आपको देखने के लिए क्रिश्चियनिटी मिल जाएगी, आपको पारसी मिल जाएंगे, आपको मतलब आदिवासी मिल जाएंगे जो नेचर की पूजा करते हैं, आपको पारसी देखने को मिल जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा यूनिटी है, फिर भी हम क्या हैं, इंडियंस हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप जो है वो एक पारसी ग्रुप है, फिर भी देखो रतन टाटा सर जो थे वो इंडिया के लिए कितना का, मतलब अपनी कंट्री के लिए कितना करते थे, है ना। देन टाटा बिकम द सिंबल ऑफ द इंडियन सोसाइटी। जो JRD टाटा थे, एक बार उनको 5 स्टार होटल में घुसने से मना कर दिया था, तो उन्होंने एशिया का सबसे फर्स्ट 5 स्टार होटल बनाया था, इसको द ताज पैलेस मुंबई। तो ये है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। तो कल्चर आपको देखने को मिलेगा, एक ऐसा कल्चर बनने को मिलेगा जो यूनाइटेड है। जैसे
कुछ लोग ईद मनाते हैं, कुछ लोग दिवाली मनाते हैं, पर 15 अगस्त सब मनाते हैं, और जो नहीं मनाता समझ जाओ फिर। दूसरा, हिस्ट्री, हम सबके साथ हिस्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। वी लव भगत सिंह, वी लव चंद्रशेखर आज़ाद, वी लव सुभाष चंद्र बोस। सिम्बल्स, वी लव आवर सिम्बल्स, हम अशोक चक्र को प्यार करते हैं, हम अशोक स्तंभ पे लगे हुए 4 लॉयंस को प्यार करते हैं। तो नेशनलिज्म कनेक्टेड पीपल इमोशनली एंड कल्चरली, यानी जो नेशनलिज्म है वो क्या करेगा, लोगों को इमोशनली और कल्चरली क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, यानी लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। जैसे वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम जो था एक ऐसा सिंबल बनेगा जिससे अंग्रेजों को भी डर लगेगा। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। अब ये जो सॉन्ग है अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करेगा। जब ये वाली स्लाइड आएगी तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ाऊंगा। रोल ऑफ द यूनाइटेड स्ट्रगल, देखिए कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक एक ऐसा स्ट्रगल चला है यहाँ पे विलन केवल एक है, वो है ब्रिटिश, ठीक है। तो ये अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स सिंपली पूरे के पूरे इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज। तो मेन थिंग इज दैट कि जब रिसोर्सेज की बात आएगी तो सारे इंडियंस को एक चीज़ समझ में आएगी कि भाई ये जो बाहर के लोग आए हुए हैं ना, इसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो सबसे पहले इनको भगाना जरूरी है। तमिलनाडु के लोग बोले क्या ये तो गलत लोग हैं, इनको भगाओ। कश्मीर के लोग बोले इनको हटाओ, यूपी के लोग बोले इनको हटाओ, बिहार के लोग बोले इनको हटाओ। तो सब बोले कि जब इनको हमको हटाने तो एक साथ हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो बात आई वो ये आई। दूसरा, पीपल फ्रॉम द डिफरेंट रीजन यूनाइटेड। जैसी रेलवे लाइन बनी, जैसे ही इंडियन पोस्ट शुरू हुआ, जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम लेके आया, पूरी की पूरी कंट्री यूनाइट हो गई। पहले कंट्री यूनाइट नहीं थी। अब जैसे बंगाल में अकाल आया या फेमाइन आया, तो उस फेमाइन से पूरे इंडिया की पल्सेस के रेट और वीट का रेट बढ़ने वाला था। तो दिस इज ऑल अबाउट शेयर्ड सफरिंग क्रिएट द नेशनल यूनिटी, यानी लोगों ने जो भी सफरिंग को झेला था वहाँ पे एक नेशनल यूनिटी बन के तैयार हुई। तो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल स्ट्रेंथन द नेशनलिज्म, यानी जितना भी एंटी कॉलोनियल वो था स्ट्रगल, उससे क्या हुआ, नेशनलिज्म स्ट्रेंथन हुआ। तो यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आई कि जो कॉलोनियल रूल है उसका एक बहुत बड़ा रोल था हमारे नेशनल मूवमेंट को बनाने में। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हंसी की बात ये है कि जो जो चीज़ें ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, समटाइम वो चीज़ें उसको बैकफायर कर गई, क्योंकि इंडिया में जो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस बनाने में बहुत बड़ा हाथ है वो ब्रिटिशर्स के लाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स का भी है। देखो ब्रिटिशर्स ने रेलवे बनाया, रेलवे किस लिए बनाया था, सबसे पहले तो जो गाँव हैं ब्रिटेन के, वहाँ से कच्चे माल को निकालने के लिए और वहाँ पे फिनिश गुड को भेजने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट ईजिली हो पाए, क्योंकि आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में रेलवे सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि जब आप रोड से भेजो तो रोड को आप ब्लॉक कर सकते हो, रेलवे एक जगह से दूसरी जगह सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट में पहुँचाता है। बट उस रेलवे की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस हुई, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। आपको गांधी जी की कहानी पता होगी तो वहाँ पे ये भी पता होगा कि गांधी जी को रेल से बाहर फेंक दिया था। तो गांधी जी को रियलाइज हुआ कि चलो अब तो ना हमारी बेइज्जती कर दी, अब हम इनको देखेंगे अच्छे तरीके से, एंड गांधी जी बिकम द नेशनल लीडर। इसके अलावा टेलीग्राफ वगैरह। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा हाथ है, और आप ये भी लिख सकते हो। बट लिखने के लिए आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, आपको ये सब चीज़ें एक पेज पे नोट डाउन करना पड़ेगा। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आया तो सही, बट क्यों आया, ठीक है। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, प्रोसेस, हिस्ट्री। देखिए नेशनलिस्ट लीडर ने हिस्ट्री को दोबारा से इंटरप्रेट किया। हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने का मतलब क्या, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मुझे किसी को गुलाम बनाना है तो मैं क्या करूँगा, उसको हमेशा दिखाऊंगा कि आई एम सुपीरियर देन यू। तो यूरोपियंस ने हिस्ट्री में दिखाया कि जो यूरोप के लोग थे वो हमेशा क्या थे, इंडियन से सुपीरियर थे। उन्होंने हमेशा ये दिखाया कि जो डेमोक्रेसी है वो किसकी देन है, वो यूरोप की देन है। इंडिया में तो कभी डेमोक्रेसी थी नहीं। तभी कुछ हिस्टोरियंस आए, उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को निकाला। उन्होंने ये पाया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो एज बहुत पुराना है। तो उन्होंने ये चीज़ डिस्क्राइब किया कि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी केवल यूरोप में था। उन्होंने चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ा, उन्होंने डिफरेंट टेक्स्ट को पढ़ा और ये पता लगाया कि वैदिक टाइम में भी लोग क्या कर रहे थे, डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे थे। महाजनपद पीरियड में भी बज्जी थे, मल्ल थे, ये ऐसे ऐसे राज्य थे जहाँ पे डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता। फॉक लोर्ड्स यानी जो लोकगीत होते थे उनमें बात की गई। जो लोग शहीद हो रहे थे उनके ऊपर गाने बनाए गए, जैसे वंदे मातरम बनाया गया। जैसे आज की डेट में AR रहमान का सॉन्ग है माँ तुझे सलाम, आजकल तो वो अलग ट्रैक पे चल रहे हैं भाई साहब। और उसके अलावा जो तेरी मिट्टी में मिल जावा, या बहुत सारे सॉन्ग्स बनते हैं। दूसरा सिम्बल्स बनाए गए, तिरंगा बनाया गया, ट्राई कलर्स बनाया गया, चरखे को एज ए सिंबल यूज किया गया, प्रिंट का यूज किया गया, न्यूज़पेपर्स बनाए गए, मैगजीन बनाए गए, इंस्पायर्ड द नेशनल इमेजिनेशंस।
मतलब एक इमेजिनेशन की गई कि एक राष्ट्रवाद किस तरीके का हो सकता है, भारत माता के पिक बनाए गए, देश के डिफरेंट डिफरेंट पिक बनाए गए, ठीक है। तो ये कल्चर बिकम द टूल ऑफ द नेशनलिज्म, यानी कल्चर का यूज हमने किया किसके लिए, नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो आपको एक चीज़ तो बहुत प्यार से समझ में आ गई हो कि नेशनलिज्म किस तरीके से चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है। अब थोड़ा और आप जब आगे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा भारत माता एज द नेशनल सिंबल। यह है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो भारत माता को सिंबलाइज किया गया। आप हमने क्या किया, इंडिया को, एक भारत को एज ए माता वो किया, यानी हमने अपने देश को माँ माना। अब माँ की रक्षा करना एंड द सिक्योरिटी ऑफ मदरलैंड, इट इज़ द प्राइम मोटिव। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड द वंदे मातरम, उन्होंने वंदे मातरम किया। इसका मतलब क्या है, वंदे मतलब सैल्यूट और मातरम मतलब मदरलैंड। मैं अपने माता की वंदना करता हूँ या मदरलैंड की वंदना करता हूँ। और भारत माता बिकम द सिंबल ऑफ द नेशनल यूनिटी। इन्होंने भी भारत माता का पिक बनाया था। इसके अलावा एक और आर्टिस्ट थे जो पेंटर थे, उन्होंने भी भारत माता का बहुत फेमस पिक बनाया। तो वंदे मातरम एंड द पिक ऑफ द भारत माता बिकम द फेमस। तो ये है भारत माता का पिक। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, इस पूरे के पूरे पिक को बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर इज द कजिन ब्रदर ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे पहले पर्सन थे इंडिया में जिनको नोबेल पुरस्कार इन द लिटरेचर मिला था। तो उन्होंने क्या किया, सिंबलाइज फूड, लर्निंग एंड क्लॉथ। उन्होंने क्लॉथिंग्स को, फूड को और लर्निंग्स को, सारी चीज़ों को कनेक्ट किया। जैसे ये है भारत माता, देखो उन्होंने भगवा कलर के कपड़े पहन रखे हैं। एक हाथ में क्या है, घास है। घास का मतलब वीट, वीट का मतलब खाना। ये देखो लर्निंग के लिए इनके हाथ में बुक्स लगी हुई हैं। तो ये जो सिंबल है पूरी के पूरी कंट्री में जनरलाइज होने लगा। लोगों को फील होने लगा कि अगर हमारा देश गुलाम है तो एक तरीके से हमारी माँ भी गुलाम है। तो उन्होंने क्या किया, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के साथ में ब्रिटिश राज के खिलाफ खड़ा होने का ट्राई किया। इसके बाद में अगला काम किया, फोक लॉर्ड्स को कलेक्ट करना, सॉन्ग्स को कलेक्ट करना। इसमें जो रीजन था वो ये था, रिवाइवल ऑफ द इंडियन फोकलोर कल्चर। यानी फोकलोर क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, फोकलोर को हिंदी में बोलते हैं लोकगीत, ठीक है। तो लोकगीत को कलेक्ट किया गया और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उन लोकगीत के थ्रू लोगों से कनेक्ट करना बहुत ईजी था। उस टाइम पे टीवी तो थी नहीं, इंस्टाग्राम और ऐप भी था नहीं कि आप ट्रेंड चलवा के लोगों के साथ में कनेक्ट कर जाओ। तो लोकगीत एक बहुत अच्छा तरीका था। लोग क्या करते थे, मंडली बना के एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे और सिंपली वहाँ पे लोग फोकलोर्स के थ्रू देश से रिलेटेड मैसेजेस को कन्वे करते थे। आज की डेट में भी अगर आप गाँव में जाओगे तो गाँव में आज भी रसिया वगैरह होते हैं। तो फोकलोर्स कल्चर रिफ्लेक्टेड द ट्रू इंडियन आइडेंटिटी। यानी इन्होंने क्या किया, एक ट्रू इंडियन आइडेंटिटी को पेश किया। एंड फोकलोर हेल्प टू प्रिजर्व द नेशनल प्राइड। इसकी से क्या हुआ, नेशनल प्राइड को प्रिजर्व किया गया। प्राइड का मतलब क्या था, देखो जो यूरोपियंस हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो हमेशा ये ट्राई करेंगे कि जो इंडियंस हैं उनको नीचा दिखाया जाए। जैसे आज की डेट में आप देखते हो, एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक होता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक होता है सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक होता है एसपी, एक होता है डिप्टी एसपी। ये जितनी भी लोअर पोस्ट देख रहे हो ना, ये सारे इंडियंस के लिए क्रिएट की गई थी। उन्होंने सोचा डीएम और एसपी तो हमेशा अंग्रेज रहेंगे, नीचे वाली सर्विस हम इंडियंस को दे देंगे तो ये हमेशा सबऑर्डिनेट फील करेंगे। तो इन सॉन्ग्स के थ्रू लोगों के सेल्फ स्टीम को जगाया गया। उनसे बोला गया कि भाई देखो ऐसा है ना, तुम गुलाम हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज़ाद नहीं हो सकते। भारत हिंदू हरिश्चंद्र ने बहुत अच्छी सी बात बोली कि हम इंसान होते हुए भी गुलाम कैसे बन गए। और ये जो क्वेश्चन है वो अपने आप में बहुत डीप है, डीप है कि मतलब आप किस तरीके से गुलाम बन गए। भाई वी आर ह्यूमंस और लिबर्टी तो ह्यूमंस का राइट है। एक पूरी की पूरी कंट्री को एक कंपनी ने गुलाम बना दिया, सोचने वाली बात थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में एक सिस्टम जागा, है ना। तो ये रोल ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर एंड नतीशा शास्त्री, ये बहुत अच्छी बुक है, द सिम्फनी ऑफ द लिबरेशन, द रोल ऑफ द म्यूजिक इन शेपिंग ऑफ द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। इसमें आपको सॉन्ग्स के बारे में और म्यूजिक के बारे में पता पड़ेगा कि म्यूजिक ने लोगों को किस तरीके से एक किया। जैसे मैं बताऊं वंदे मातरम जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिख रहे थे तो उनकी बेटी ने बोला कि पापा ये जो चीज़ तुम लिख रहे हो ना, ये कोई पढ़ेगा भी नहीं। क्यों, उसके जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी हैवी हैं, जैसे वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मातरम। तो उन्होंने बोला इट्स ओके, नहीं पढ़ेगा, बट मेरा मन है मैं लिख रहा हूँ। बट वो वंदे मातरम बिकम द सिंबल ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। किसी भी आंदोलन में वंदे मातरम वो गाना बिकम द रिचुअल्स। मल्टीपल टाइम वंदे मातरम को बैन किया था। बैलाड्स एंड राइम्स, द फोकलोर्स ऑफ द सदर्न इंडिया एंड फोकलोर्स कॉल्ड द नेशनल लिटरेचर। बैलाड्स मतलब लव स्टोरी टाइप का जो वो था लिटरेचर वो, ठीक है। उन सब चीज़ों को क्या किया गया, कलेक्ट किया गया।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इन सारी चीज़ों को हमने क्या किया, कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके किसके शेप में ढाला, उनको हमने ढाला नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए। यानी कोई भी हम सॉन्ग बना रहे हैं तो किस लिए बनाए, नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए बनाए। देखो मैं आपको ना बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। आई थिंक एक बहुत फेमस मूवी है टॉप गन, टॉम क्रूज की मूवी है। तो उस टाइम पे यूएसए ना आपके वियतनाम वॉर में लगा हुआ था, और वियतनाम वॉर में यूएस की आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अब डेमोक्रेटिक नेशन की जो मीडिया होती है ना वो बहुत फ्री होती है, तो जो यूएस की मीडिया थी वो लगातार क्या कर रही थी, यूएस को क्रिटिसाइज कर रही थी। तो लोग आर्मी में जाने को तैयार नहीं थे। तो तभी टॉम क्रूज की एक मूवी आती है टॉप गन, और इफ़ आई एम राइट उन्हीं की मूवी थी। तो टॉप गन की वजह से क्या होता है, जो यंगस्टर होते हैं ना उनको एकदम क्रेज चढ़ता है, क्योंकि वो मूवी सिंपली आर्मी से रिलेटेड थी। और जो यूएस आर्मी थी उसमें उन्होंने क्या किया, सिंपली जो मूवी थिएटर्स थे उनके बाहर रिक्रूटमेंट कैंप लगा दिया। तो लड़के मूवी देख के निकलते थे, वो जोश में होते थे और वो आर्मी ज्वाइन कर लेते थे। देखते देखते एक मूवी की वजह से यूएस आर्मी में ज्वाइनिंग रेट बढ़ गया। तो फॉक ट्रेडिशन स्ट्रेंथ इन द कलेक्टिव आइडेंटिटी, जो ट्रेडिशन था उसने क्या किया, कलेक्टिव आइडेंटिटी को आगे बढ़ाया। दूसरा जो सिंबल था सबसे आगे वो था आपका ट्राई कलर, दैट्स कॉल्ड द स्वराज्य फ्लैग। स्वराज्य फ्लैग में ऊपर लोटस लगाए गए थे, बीच में वंदे मातरम लिखा गया था। इट यहाँ पे एक क्रेसेंट था, यहाँ पे सन था। तो रेड ग्रीन येलो इस तरीके के वो थे, इसमें 8 लोटस थे एंड क्रिसेंट यानी मून था। स्वराज फ्लैग को गांधी जी ने डिजाइन किया था। एंड एक और स्वराज फ्लैग है ये, है ना, स्वदेशी फ्लैग, ये स्वदेशी मूवमेंट में था, और स्वराज फ्लैग गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने वंदे मातरम को रिप्लेस किया कैसे, अपने फेमस चरखे से। आपको पता है जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में झंडे की बात हुई थी तो हमने क्या किया, स्पिनिंग व्हील को रिप्लेस कर दिया था अशोक चक्र से, ठीक है। तो गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट ट्राई कलर है ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ये जो स्वराज फ्लैग है, ऐसा नहीं कि एक फ्लैग बना, मल्टीपल फ्लैग बने थे। सावरकर ने एक फ्लैग बनाया था, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा ने दूसरा फ्लैग बनाया था। लास्ट में जो फ्लैग हमने एक्सेप्ट किया वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट किया था। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब इसके बाद में री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। साइंस के फील्ड में सीवी रमन साहब थे, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। तो ये भी चीज़ खत्म हो गई कि इंडियन साइंस में प्रयोग नहीं कर सकते। साइंस, मैथमेटिक्स, कल्चर एंड ट्रेड लगातार इसमें डेवलपमेंट होते हैं, और इंडियंस ये साबित कर रहे थे कि वी आर स्मार्टर देन यू। अच्छा देखो एक और अच्छी की बात बताऊँ, जैसे 1940 तक आते आते जो ब्रिटिश सिविल सर्विस थी ना, उसमें 50% से ज़्यादा इंडियन सेलेक्ट हो रहे थे, जबकि इसका सिलेबस सबसे हैवी था। लैटिन पढ़ना पड़ता था आपको, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ता था, इंग्लिश हिस्ट्री पढ़नी पड़ती थी, आपको जिसका आपकी कंट्री से कोई मतलब था ही नहीं। तो ये बैकवर्ड एंड अनसिविलाइज, ब्रिटिश ने इंडियंस को बैकवर्ड और अनसिविलाइज बोला था, और इंडियंस ने क्या किया, एंशिएंट अचीवमेंट को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। बोले सर किस एंगल से, आप हमारे यहाँ से चोरी करने आए हो, हम आपके यहाँ पे चोरी करने नहीं गए। और एक चोर की इतनी औकात कैसे हो सकती है कि हमको अनसिविलाइज बोल दे, क्योंकि वो वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो वो अफ्रीका के ऊपर यूज कर रहे थे। पर आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, अफ्रीका में जब यूरोपियंस पहुंचे उन्होंने सीधे अफ्रीकन्स को दास बना दिया, उनको उठा के यूएस में ले गए, और यूएस में ले जाकर उन्होंने सिंपली क्या किया, उनसे खेती करवाई, कॉटन की खेती करवाई। बट मेन थिंग इज दैट कि जो इंडिया थे, इंडियंस को कभी भी उन्होंने ऐसे ट्रीट नहीं किया, इंडियंस के साथ में उसको सिविलाइज वे में आना पड़ा। और आपको लगता है कि इंडियन सिविल सर्विस ब्रिटिशर्स की देने, नहीं, इंडियन सिविल सर्विस का डेवलपमेंट और ब्रिटिश सिविल सर्विस का डेवलपमेंट साथ साथ हुआ है। तो इंडियंस को रूल करने के लिए ब्रिटिशर्स को सिविलाइज बनना पड़ा, क्योंकि इंडियंस को दबाने के लिए उनको लगातार कानून बनाने पड़े थे। हमको तो कभी गुलाम बना के नहीं ले गए। हाँ ये बात सही है कि हमको एक्ट के थ्रू फीजी ले गए, फीजी और मल्टीपल कॉलोनीज में ले गए, श्रीलंका ले गए, बट वो भी ऐसा नहीं था कि प्रॉपर तरीके से गुलामी थी। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो इंडियंस इज क्वाइट सिविलाइज। तो एंशिएंट अचीवमेंट में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को दिखाया, हमने चाणक्य के अर्थशास्त्र को दिखाया, हमने पहले के जो राजा थे उनके बारे में बात की, हमने स्कंदगुप्त की बात की, हमने शिवाजी की बात की। तो इस तरीके की चीज़ों को हमने सामने रख के ब्रिटिशर्स के सामने काफ़ी मतलब चीज़ों को रखा। इंडिया प्राइड इन पास्ट इंक्रीज द नेशनलिज्म। तो जो प्राइड था उसने क्या किया, नेशनलिज्म को आगे बढ़ाया। जैसे हिस्टोरियंस थे, नेशनलिस्ट राइटर्स ग्लोरीफाई द एंशिएंट हिस्ट्री। आर.सी. मजूमदार इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट हिस्टोरियन, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से लिखा है, और इनकी काफ़ी सारी बुक्स मैंने यूपीएससी में भी रीड की थी। तो ही इज़ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन है। अब कभी अगर फ्री टाइम में मौका मिले तो बुक्स खरीदो, रीड करो इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो ये उन्होंने क्या किया, पीपल्स को बताया, फाइट द ब्रिटिश रूल एंड रिस्टोर द इंडियन प्राइड। तो ये नेशनल प्राइड को बढ़ाने के लिए हिस्ट्री का यूज किया गया। हिस्ट्री बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल।
क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री से इंस्पिरेशन नहीं लोगे ना, जब तक कुछ नहीं हो सकता। कभी जाओ चित्तौड़ में और उस चित्तौड़ में उस जगह को देखो जहाँ पे रानी पद्मावती ने जौहर किया था। रीड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, किस तरीके के वॉरियर थे, महाराणा प्रताप के बारे में रीड करो। जब आप अपनी हिस्ट्री को रीड करते हो ना, तब आपको पता पड़ता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं कनेक्ट करने के लिए। यशोधरा वंश के बारे में रीड करो, मेवाड़ की हिस्ट्री के बारे में रीड करो, कितने साल तक लड़ाइयाँ चली। तो दिस काइंड ऑफ अ हिस्ट्री गिव द प्राइड। रीड अबाउट द छत्रपति शिवाजी, और मैंने अभी छत्रपति शिवाजी के ऊपर एक लेक्चर भी डाला था, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो वाली बुक्स आपने रीड नहीं की हैं, क्योंकि न्यू सिलेबस आया है ना 8th का, इसलिए। तो लिमिटेशन ऑफ द नेशनल यूनिटी, मैनी सिंबल्स बेस्ड ऑन द हिंदू ट्रेडिशन, अदर कम्युनिटी समटाइम्स फेल्ड एक्सक्लूडेड, नेशनल यूनिटी फेस चैलेंज। अदर कम्युनिटी नहीं थी, केवल मुस्लिम लीग थी। अब इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सेकुलरिज्म है। अगर मुस्लिम लीग चाहती तो अपने सिंबल्स भी बना सकती थी, बट 1940 तक आते आते मुस्लिम लीग की सुई एक चीज़ पर रुकी थी, वो था पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान का नाम भी बड़ा अजीबोगरीब है। जैसे तुर्कमेनिस्तान है तुर्कों के लिए, उज्बेकिस्तान है उज्बेकों के लिए, मंगोलिया मंगोलों के लिए है, और पाकिस्तान पाकिस्तान होता है शुद्ध। ऐसा कौन सा देश है जो अपने आप को ऑटोमेटिक शुद्ध बनाता है? तो इसकी कोई कलेक्टिव बिलोंगिंग ऐसी नहीं है। अभी मैं तुमको बताऊं, मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ द इंजीनियर इन दुबई, तो उसका एक फ्रेंड है वो पाकिस्तानी है। तो वो बोल रहा था यार मैं ना शादी में गया और शादी में ये लोग इंडियंस गाना बजा रहे थे, तो मुझे ये समझ में आया कि इन लोगों की आइडेंटिटी क्या है। आधी से ज़्यादा रस्में इंडिया जैसी थी, मेहंदी भी लगी, हल्दी भी लगी, और लास्ट में गाना मतलब अरिजीत सिंह के गाने पे कपल डांस हो रहा है। यार ऐसे कहाँ होता है? तो एक ऐसी कंट्री जिसके पास में कोई आइडेंटिटी नहीं है ना। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, वो रो रही थी, बोल रही थी कि मैंने ना इंडिया की टीम के साथ में एक वर्क किया मूवी में, तो सारे लोगों को निकाल दिया क्योंकि उनके पास में इंडियन पासपोर्ट था। मुझे 2 घंटे तक रोक के रखा क्योंकि मेरे पास में पाकिस्तानी पासपोर्ट था, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट को हमेशा सस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। तो देखो 70 साल में चीज़ें कहाँ से कहाँ पे पहुँच गई। तो नेशनलिज्म यूनाइटेड पीपल बट कल्चर डिफरेंस क्रिएटेड द टेंशन। ठीक है, तो कल्चर डिफरेंसेस की वजह से दिक्कत आई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। द सॉन्ग सिंबल फॉकलोर हिस्ट्री ट्रांसफॉर्म द नेशनलिज्म इनटू द पावरफुल इमोशनल बॉन्ड। दिस इज अबाउट योर कंक्लूजन, और यहाँ पे आता है नेशनलिज्म इन इंडिया। दिस इज लास्ट एंड फाइनल स्लाइड। तो राइज ऑफ द यूनिटी, द एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, सबसे पहला रीजन कहीं पे भी आया तो बोल देना कि क्या था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। तो इसमें आपको पीजेंट्स भी इंक्लूड मिले, वर्कर्स भी मिले, और वुमेन्स भी मिले, और बिजनेसमैन भी मिले। तो नेशनलिज्म बिकम द मास मूवमेंट अक्रॉस द इंडिया। सबको बस एक ही वो थी कि भाई सब क्या करो, ब्रिटिशर्स को निकाल के बाहर डाल दो। तो दिस इज ऑल अबाउट। उसके बाद में आपको समझ में आएगा महात्मा गांधी लेड द मास मूवमेंट एंड कांग्रेस ट्राई टू यूनाइट डिफरेंट कम्युनिटी। तो महात्मा गांधी ने मास मूवमेंट किए, 3 मास मूवमेंट किए थे, तीनों में कुछ नहीं मिला, 2 आपने रीड कर लिए। तीसरा वाला जो मूवमेंट है वो हम एक स्लाइड में रीड कर लेंगे। तो अचीव द इंडिपेंडेंस एंड मेंटेन द नेशनल यूनिटी। तो 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया जाएगा, दैट्स कॉल्ड द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, और उसके बाद में इंडिया को आज़ादी मिल जाएगी, पाकिस्तान को भी आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे नेशनल यूनिटी मेंटेन हुई। इंडिया जो आज़ाद हुआ था वो अप्रॉक्सीमेटली 542 रियासतों के तौर पे आज़ाद हुआ था, यानी इतने पार्ट्स थे इंडिया के। थैंक्स टू सरदार पटेल एंड बीपी मेनन साहब, IAS ऑफिसर थे, उन्होंने पूरी कंट्री को यूनाइट किया। तो गांधी जी ने जो मूवमेंट चलाए थे उससे आज़ादी नहीं मिली, बट आफ्टर 5 ईयर गांधी जी के हार्डवर्क से हमको आज़ादी मिल गई। तो गांधी जी ट्रांसफॉर्म द नेशनलिज्म इनटू द पीपल्स मूवमेंट। तो डिफरेंट एस्पिरेशंस थे, जैसे पीजेंट्स की हमेशा डिमांड थी लोअर टैक्स। आज की डेट में एग्रीकल्चर टैक्स 0 है, तो आज़ादी के बाद हमने उसको अचीव कर लिया। आंसर है हाँ, आप 1 करोड़ रुपए का मालो, आपको 0 टैक्स देना है। वर्कर्स को बेटर वेज मिले, अभी थोड़ा बहुत हमने अचीव कर लिया है, क्योंकि जो इक्वल वेजेस एक्ट है उसको हम फॉलो नहीं करते। दलित को सोशल इक्वलिटी मिली, आंसर है हाँ, रिजर्वेशन पॉलिसी है। आज की डेट में कोई भी गदर रेस्टोरेंट में आके ये नहीं पूछता कि वेटर की कास्ट क्या है, कोई भी दोस्ती से पहले कास्ट नहीं पूछता। गांव में अभी भी थोड़ा बहुत है, बट हाँ सिटीज़ में नहीं है। तो बहुत सारे गोल हमने आज़ादी के बाद में अचीव किए हैं। यूनिटी ऑफ्टन फोर्स कॉन्फ्लिक्ट, समटाइम कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिले। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट है द बोथ यूनिटी एंड द डिसएग्रीमेंट, यानी सबसे पहले ब्रिटिशर से लड़ाई की। जब लड़ाई की तो हमको क्या समझ में आया कि वहाँ पे सोशल बॉन्ड्स हम बना सकते हैं। बिजनेसमैन भी आए, पीजेंट भी आए। गांधी जी ने मास मूवमेंट की, आज़ादी मिली। वर्कर्स ने बेटर वेजेस मांगी, पीजेंट ने लोअर टैक्सेस मांगे। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो इसके बाद में जब आप थोड़ा आगे जाओगे तो यू विल रीड अबाउट द फाइनल आउटकम्स
अ नेशन विथ मैनी बॉयज़ एंड कॉमन गोल्स क्या था, फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, और इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल वॉज बिल्ड ऑन द डाइवर्सिटी एंड कलेक्टिव यूनिटी। यानी इंडिया का जो फ्रीडम है वो डाइवर्सिटी और कलेक्टिव यूनिटी पर टिका हुआ था। इंडियन नेशनलिज्म सक्सीड बिकॉज द मिलियंस ऑफ द डाइवर्स वॉइस यूनाइटेड फॉर द वन ड्रीम इज फ्रीडम। तो दिस इज द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, द जर्नी फ्रॉम द फ्रीडम द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सबसे पहले क्या है, गांधी जी ने इसमें डू और डाई का नारा दिया था और गांधी जी ने डू और डाई की स्पीच दी थी। देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट लीडर थे वो थे जयप्रकाश नारायण, अरुणा अस्पाक अली, राम लोहिया, राम मनोहर लोहिया, और जितनी भी फीमेल थी वो ये हैं, ठीक है। रमा देवी थी, उड़ीसा थे, बंगाल से ये थी। ये जो है 1942 में हुआ, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइम पे प्रॉब्लम क्या थी बेटा, वॉर चल रही है, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही है, ठीक है। और लोगों को क्या लग रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि अगर हम सिंपली और सिंपली ब्रिटिशर्स के सपोर्ट ना करें और दबाव डालें तो हम क्या कर सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। तो 14 जुलाई 1942 बारधा में एक कांग्रेस की मीटिंग होगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी कमीशन की। दे पास द हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन एंड डिमांडेड द इमीडिएट पावर ट्रांसफर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने क्या रखा कि आप हैंड टू हैंड पावर ट्रांसफ़र करो और यहाँ से निकल जाओ। ब्रिटिशर्स बहुत क्लियरली मना कर देंगे। तो 8 अगस्त 1942 में क्या होगा, ऑल इंडियन रेजोल्यूशन एंड नॉन वायलेंस मास स्ट्रगल। तो लोगों ने क्या किया, पूरी तरीके से मास स्ट्रगल को स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, इससे पूरी जो स्टेट मशीनरी थी उसको एकदम रोक दिया गया। एंड इससे क्या हुआ, लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री डिस्टर्ब हुई, थाउजेंड्स ऑफ थ्रू देम सेल्फ एंड वॉल्टरी, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए, हड़ताल हुई, प्रोसेसन्स हुए, डेमोस्ट्रेशन हुए, नेशनल सॉन्ग्स गाए गए, स्टूडेंट, वर्कर्स एंड पीजेंट्स इसमें शामिल थे। तो ये था ब्रिटिश रेस्पॉन्स क्या था, वही फोर्स से इनको बिल्कुल हटा दिया गया। एंड टुक मोर देन 1 ईयर टू सप्रेस, यानी 1 साल लगा पूरे के पूरे इस नेशनल मूवमेंट को ख़त्म करने में। तो यहाँ पे ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है। इसके अलावा देखो सारे पार्ट से मैंने एक एक चैप्टर को कवर अप कर लिया है इसके बाद में, और जो अगला हमारा सेशन होगा वो फेडरलिज्म का होगा। तो फेडरलिज्म के बाद में फिर हम एक चैप्टर इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे, फिर एक चैप्टर जियो से शुरू करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्या, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज के लिए इतना बहुत है। ऊपर मैंने पिन कमेंट में जियोग्राफी का जो प्लेलिस्ट है उसका मैंने लिंक डाल दिया, तो इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं।